हेलो फ्रेंड्स। तो ये ब्लड फिजियोलॉजी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसमें हम एरिथ्रोपोएसिस के बारे में जानेंगे। एरिथ्रोपोएसिस क्या है? एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रो देखिए, एरिथ्रो माने क्या? रेड, और पोएसिस माने फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को या रेड सेल्स के प्रोडक्शन को जो है हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ हो सकती है। रेड सेल्स की प्रोडक्शन किस किस जगह हो सकती है। तो इसमें पहले आपका मीजोब्लास्टिक स्टेज है जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है। मतलब एक फीटस के अंदर भी आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो फीटस के अंदर जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? उसकी साइट है मीजोडर्म ऑफ द योक सैक। और इस स्टेज में क्या होता है? ये इंट्रावास्कुलर है एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है? मीजोब्लास्टिक स्टेज जो है ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हो रही है, एक बात। दूसरा, मीजोडर्म ऑफ योक सैक में हो रही है, ये आपका नीट पीजी का भी क्वेश्चन है। फिर ये स्टेज में एरिथ्रोपोएसिस क्या है? टोटली इंट्रावास्कुलर है। देन कम्स हेपेटिक स्टेज। हेपेटिक स्टेज आप जानते हैं, हेपेटिक मतलब लिवर होता है। तो 5th वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 5th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ ही। इसमें क्या है? आरबीसीज कहाँ कहाँ बनने लगते हैं? लिवर और स्प्लीन के अंदर भी बनने लगते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू है, आपका नीट पीजी या नेक्स्ट के लिए। देन कम्स मेड्यूलरी स्टेज। मेड्यूलरी स्टेज क्या है? ये आपका बोन मैरो की स्टेज है। ठीक है। तो मेड्यूलरी स्टेज क्या है? ये 5th मंथ, ये 5 है, 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ से ये बोन मैरो में भी बनने लगती है। जहाँ जहाँ बोन मैरो पाई जाएगी वहाँ वहाँ आरबीसीज बनेंगी। तो आरबीसीज जो है देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। लेकिन अडल्ट स्टेज में क्या है? यही एक चीज़ रह जानी है, आगे बोन मैरो में ही प्रोडक्शन अडल्ट तक में रह जानी है। बाकी ये जो हेपेटिक और योक सैक का जो फंक्शन है ये आगे चल के नहीं होगा। तो मेडुलरी स्टेज जो है ये 5th मंथ से शुरू होती है। इट इज़ वेरी स्लो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब फ्रॉम ये क्या कहते हैं 4th मंथ टू 6th मंथ। ठीक है। और ज़्यादा इफेक्टिव ये कब होगी? टूवर्ड्स द 3rd ट्राइमेस्टर। दिस इज समथिंग यू शुड नो। उसके बाद आफ्टर बर्थ जो है ये बोन मैरो में ही होने लगता है। जैसे ही लाइक पोस्ट प्यूबर्टी क्या होता है फीटस के अंदर? आफ्टर बर्थ क्या होता है? बोन मैरो ही एक अकेली साइट रह जाती है जहाँ के आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक। अगर एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोएसिस बाद में भी रहती है, पोस्ट नेटली भी अगर एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोएसिस रहती है तो ये हमेशा अब नॉर्मल है। ठीक है। तो आफ्टर बर्थ जो है आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होंगी? बोन मैरो में ही होंगी और कहीं नहीं होंगी। ठीक है। तो अब फिर देखिए फिर क्या है? अडोलेसेंस। टिल अडोलेसेंस क्या है? ऑल बोन्स, ऑल लॉन्ग बोन्स जो है वो एरिथ्रोपोएसिस में इन्वॉल्व होंगी टिल अडोलेसेंस। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स क्या होगा? एरिथ्रोपोएसिस कहाँ कहाँ रह जाती है? स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे, पेल्विस एंड पेक्टोरल रीजन। ठीक है। तो जिस्ट देखते हैं। पहला क्या हुआ? पहला क्या हुआ? यहाँ लिख दे रही हूँ। पहला शुरू में इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ क्या हुआ? सबसे पहले योक सैक, देन liver and spleen, then bone marrow। बोन मैरो में भी all bones in infants
which decreases further in children. Only few bones in adults. So this is how it is. कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है? योक सैक में बनता है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, लिवर और स्प्लीन में बनता है इन फ्रॉम द 5th मंथ, फिर पोस्ट नेटली क्या है, बोन मैरो में बनने लग जाता है। पोस्ट नेटली अगर कहीं और बन रहा है, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी भी हो रहा है, तो दैट इज़ एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसमें भी बोन मैरो में भी क्या है कि चिल्ड्रन में जो है सारी बोन्स बना रही हैं, अडोलेसेंट्स टिल अडोलेसेंस जो है वो सारी बोन्स बना रही हैं, उसके बाद इट इज़ लिमिटेड टू अ फ्यू बोन्स। ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे, पेल्विस एंड पेक्टोरल गर्डल्स। ठीक, अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या है, 5 to 7 डेज लगते हैं प्रोजेनाइटर सेल से रेटिकुलोसाइट बनाने में, और 2 डेज लगते हैं रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में। तो इन टोटल अपने को कितने लगे, 7 to 9 डेज लगे पूरी एरिथ्रोपोइसिस हो जाने में। ठीक, इसको देखते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में। देखिए मैंने दिया है आपको, थोड़ा डिसकंटिन्यूड लग रहा है क्योंकि मैं इसमें पेजेस मेरे ऐड हो जाते हैं अपने आप ही। तो देखिए डे वन आपका इस डायग्राम में, देखिए लीव दिस डायग्राम असाइड, अभी हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए। तो डे 1 में क्या हुआ, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हुआ। ठीक है, इसने क्या किया, एरिथ्रोब्लास्ट बनाया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट मतलब वो सेल जो कि आगे चल के एरिथ्रोसाइट बनाएगा। ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, एरिथ्रो मतलब रेड सेल, और प्रो माने विच इज गोइंग टू फॉर्म। ओके, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ने क्या बनाया, एरिथ्रोब्लास्ट बनाया। एरिथ्रोब्लास्ट इज डेस्टिन्ड टू बी अ एरिथ्रोसाइट इन फ्यूचर। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्ट में सेकेंड डे को क्या हुआ, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बना। बेसोफिलिक मतलब कि बेसोफिल के जैसा स्टेनिंग, बेसोफिल के जैसा स्टेनिंग, ब्लूइश स्टेनिंग इज बेसोफिलिक स्टेनिंग। ठीक है, तो इसका क्या है, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट इसने बनाया। डे 3 में इसने क्या बनाया, पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। डे 4 में इसने बनाया नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट से क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो गया डे 4 में। और डे 5 to 7 में क्या हुआ, रेटिकुलोसाइट बनी, जो कि एक इमैच्योर आरबीसी होती है। फिर रेटिकुलोसाइट से इसको मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने में कितना दिन लगता है, 2 दिन लगता है। ठीक है, दिस इज़ वन डायग्राम जो कि आपको डेज के अकॉर्डिंग बता रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, दिस इज़ समथिंग वेरी कन्फ्यूजिंग, और इसको मैं आगे भी बता रही हूँ, इसको पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, दिस डायग्राम विल एक्सप्लेन हाउ द आरबीसी इज फॉर्म्ड। तो आपको एक जनरल एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में बताऊंगी। देखिए क्या होता है कि एक मल्टीपोटेंट हमारे अंदर जो है कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि स्टेम सेल किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर पोटेंशियल है किसी भी फॉर्म का सेल बना देने का। ठीक है, ये कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे मल्टीपोटेंट हुआ, प्लूरीपोटेंट हुआ, टोटीपोटेंट हुआ और ओलिगोपोटेंट हुआ। ये सारे सेल्स जो है अलग अलग टाइप के सेल हैं जो कि आगे चल के अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, मल्टीपोटेंट, और यू कैन से प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक मतलब क्या है कि ये हिमेटोपोएटिक माने कि ये ब्लड से रिलेटेड कोई सेल बनाएगा। ठीक है, ब्लड सेल्स बनाएगा। ठीक है, अब ब्लड सेल्स हो सकते हैं कि एरिथ्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स भी हो सकते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी सकते हैं। मतलब ये WBCs भी हो सकते हैं, RBCs भी हो सकते हैं, और प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है, ये आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर बनाएगा। जब ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो है ये फर्दर बनाएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या प्रो नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है
ये आपका आगे चल के एरिथ्रोसाइट बनाएगा। ठीक है, ये मतलब ये कमिटेड हो गया क्या करने को, एरिथ्रोसाइट बनाने को, क्योंकि ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हो गया। उसके बाद ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है ये बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बना देगा। ठीक है, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर आई विल डिस्कस लेटर कि ये जो है इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। फिर इसमें पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। पॉलीक्रोमैटिक का क्या मतलब है, इसमें दोनों तरीके के सेल्स पाए जाएंगे। देन इट विल फॉर्म ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम नॉर्मोब्लास्ट बोलेंगे। यहाँ से आपका न्यूक्लियस जो है वो इजेक्ट हो जाएगा और हीमोग्लोबिनाइजेशन अकर होगा। और हीमोग्लोबिनाइजेशन में इसमें क्या होगा, फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोसाइट बनेगा, जिसको हम रेटिकुलोसाइट बोलेंगे। और फाइनली ये एक मैच्योर आरबीसी में चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे कैसे ये हो रहा है इसको हम आगे देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे बदल रहे हैं। तो पहले आपका एक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, ठीक है, विच इज़ डेस्टिन्ड टू बी अ एरिथ्रोसाइट। तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट लाइंस के सेल बनाएगा। ये WBC, RBC, प्लेटलेट्स किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, एक तो सेल्फ रिन्यूअल और डिफ्रेंसिएशन, ये दो प्रॉपर्टीज़ है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट भी है। देन कम्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या करेगा, इसमें एक लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर है और एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर है। अब इसमें जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर है ये एरिथ्रॉइड सीरीज बनाएगा। ठीक है, अब ये जो था कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर ने क्या किया, एक बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट्स बनाई और एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाई। इन दोनों ने मिलकर के क्या हुआ, एरिथ्रॉइड सीरीज का प्रोडक्शन किया। ठीक है, एरिथ्रॉइड सीरीज बनाई। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या आया हमारा, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये राउंड सेल्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, इनका साइज़ जो है 15 to 20 माइक्रॉन्स के बीच में होता है। इसके अंदर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, मतलब ब्लूइश टिंजली साइटोप्लाज्म होता है विच इज़ डार्क इन कलर। और इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है क्लम्प्ड क्रोमैटिन है विच हैज़ 2 to 5 न्यूक्लियाई एंड इट इज़ द फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल सेल्स। और इसकी माइटोसिस प्रेजेंट है इसमें। अब इसको बना के देखते हैं। मैंने इसीलिए डायग्राम कहीं और से नहीं लिया क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये सेल दिखेगा कैसा। तो हम लोग पहले देखिए सेल की लाइनिंग बनाते हैं। सेल की लाइनिंग देखिए ये हो गई राउंड सेल which is 15 to 20 micrometers in size. Then comes your basophilic cytoplasm. बेसोफिलिक मतलब ये ब्लूइश दिखेगा। ठीक है, ब्लूइश साइटोप्लाज्म। इस ब्लूइश साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है इसका। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 से 5 न्यूक्लियोलाई हैं और इसके अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्लम्प्ड है। ठीक है, ये इसका प्रोनॉर्मोब्लास्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, डार्क बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, सेंट्रल न्यूक्लियस, क्लम्प्ड क्रोमेटिन, 2 to 5 न्यूक्लियोलाई और ये फर्स्ट आइडेंटिफाइबल सेल है। फिर देखिए बेसोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट,
इसको भी बनाते हैं। तो इसमें क्या है, ये भी राउंड सेल है, ठीक है, विच इज़ 12 to 18 माइक्रोमीटर्स इन साइज। देखिए धीरे धीरे अब इसका साइज घट रहा है, ठीक है। जो हमारा प्रो नॉर्मोब्लास्ट है वो 15 to 20 माइक्रोन था, ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, ये 12 to 18 माइक्रोन का हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा लेस बेसोफिलिक है, लेस ब्लू है, पिछले वाले से कम ब्लू है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस तो दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इसके अंदर कैसा दिख रहा है, कोर्स दिख रहा है। कोर्स माने बहुत फाइन नहीं है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई गायब हो गए हैं, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है। देयर इज लेस बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, coarse chromatin and nucleoli not seen. Okay, then comes polychromatin या intermediate normoblast। इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, देखिए ये भी राउंड होगा लेकिन उससे कम होगा। शुरुआत में प्रो नॉर्मोब्लास्ट 15 to 20 माइक्रॉन्स, 12 to 18 माइक्रॉन्स ऑफ द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट इज 10 to 15 माइक्रोमीटर्स इन साइज। देन इसमें हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये पॉलीक्रोमेटिन हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन आया है तो क्या होगा, ये रेड दिखने लगेगा। और साथ में इसमें क्या था, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म था, तो अब ये कैसा दिखने लगा, अब ये पॉलीक्रोमेटिक दिखने लगेगा। और न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस विल बी डीप स्टेनिंग विथ कोर्स क्रोमेटिन। न्यूक्लियस विथ कोर्स क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियस विथ कोर्स क्रोमेटिन हुआ, उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस है वो डीप स्टेनिंग होगा और न्यूक्लियोलाई फिर एब्सेंट होंगे। अब आइए ऑर्थोक्रोमेटिन या लेट नॉर्मोब्लास्ट में। ऑर्थोक्रोमेटिक के भी सेल्स जो है वो राउंड होंगे, 7 to 12 माइक्रॉन्स होंगे। देखिए साइज और घटा है, 15 to 20 माइक्रॉन्स, देन कम्स 12 to 18 माइक्रॉन्स, फिर इंटरमीडिएट में 10 to 15 माइक्रॉन्स। उसके बाद ये कितना हुआ, ऑर्थोक्रोमेटिन से 7 to 12 माइक्रॉन इन साइज हो गया, ठीक है। सेल का शेप राउंड ही रहेगा लेकिन वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा उसका साइज। इसमें जो है हीमोग्लोबिनाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। साइटोप्लाज्म इज वेल हीमोग्लोबिनाइज्ड एंड न्यूक्लियस बिगिंस टू कंडेंस। न्यूक्लियस धीरे धीरे ख़त्म की तैयारी में है, ठीक है। फिर आता है हमारे रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स क्या है, ये ब्लूइश होते हैं, नॉर्मल सेल्स से बड़े हैं, और ये क्या कहते हैं, ब्लू स्टेन लेते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन, मेथिलिन ब्लू है हमारा, ब्रिलियंट लिसाक्रिसाइल ब्लू है, इसके साथ में ये ब्लू स्टेन ले लेते हैं। फिर आती है फाइनली हमारी रेड ब्लड सेल्स, जो कि बाइकॉनकेव होती हैं, डिस्क शेप होती हैं और 7 to 8 माइक्रॉन्स होती हैं डायमीटर में। सो दिस इज़ हाउ द मॉर्फोलॉजी विल चेंज, ठीक है। अगर आप ये याद रखते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ये आना है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको मिलेगा किसी ना किसी पेपर में, चाहे आप पीजी का पेपर दें चाहे आप अपने प्रॉफ दें, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको जो है देखिए मैंने और कंडेंस किया है। सेल्यूलर चेंजेस क्या हैं ड्यूरिंग एरिथ्रोपोएसिस, ऑफ कोर्स सेल साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियस का साइज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड डिक्रीजेस, क्रोमेटिन कंडेंसेस, फाइनली न्यूक्लियस डिसअपियर्स।
स्टेनिंग आगे से, स्टेनिंग ऊपर से नीचे क्या होगी, पहले डीप बेसोफिलिक स्टेट लेगा, देन इट बिकम्स पॉलीक्रोमैटिन, फाइनली बिकम्स एसिडोफिलिक। तो दिस इज अ, आगे मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रही हूँ, आप अगर एक डायग्राम बना देते हैं और इस फ्लो चार्ट को लिख देते हैं, यू आर श्योर टू गेट वेरी गुड मार्क्स। स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोएसिस मैंने समझाया है इस फ्लो चार्ट में। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है हमारा, प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, तो इनको जो है अगर आरबीसी बनाना है तो पहले इनको हीमेटोपोएटिक सेल लाइन में आना पड़ेगा, तो इट विल बिकम प्लूरीपोटेंट कमिटेड स्टेम सेल। फिर ये बनाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर इट विल फॉर्म कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई या CFU E, erythrocyte. This will form pro-erythroblast which will give rise to early normoblast. इसके बाद intermediate normoblast. इस intermediate normoblast में hemoglobin will appear. Then comes late normoblast. इसमें nucleus will disappear and mitosis will stop. Then comes reticulocytes, जिसमें there are 1% reticulocytes which will appear in the peripheral blood. Then comes erythrocytes, ठीक है। अब इसका एक अप्लाइड क्वेश्चन मैं बता दूं कि जब हम थेरेपी देते हैं किसी को एनीमिया को या फिर किसी को जिसको मैसिव हेमरेज हुआ है, तो हम जो असेसमेंट करते हैं कि उसके अंदर बन रहा है हेमोग्लोबिन की नहीं बन रहा है, उसमें हम ये रेटिकुलोसाइट्स देखते हैं, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रेगुलेशन देखेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग पीपल। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।